हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से नया वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में भी हम देखने वाले हैं क्लास 10th का जो साइंस है, इसका चैप्टर 6 है ये, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। उसका इंटरनल क्वेश्चन आंसर का ये पार्ट 2 वीडियो है। इसके पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किया था और वीडियो लंबा होने की वजह से उसको फिर वहीं से वीडियो को बंद कर दिए। तो अब ये उसी का पार्ट 2 है, जिसमें देखिए हम इसके इंटरनल क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि पार्ट के अंदर से। जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो टॉपिक पढ़ते समय टॉपिक कंप्लीट होने के बाद जो हमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलते हैं उसको सॉल्व करने वाले। तो देखिए हमारा जो अगला टॉपिक कंप्लीट जब हो जाता है तो इसके बाद जो पहला क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस के लिए वो है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। यानी कि जो जल में रहते हैं वो जीव और जो जल के बाहर यानी स्थल पर रहते हैं वो जीव, दोनों जो सांस लेते हैं तो सांस लेने में स्थल पर वाला फायदा में है, यानी कि जो जल के बाहर जो जीव रहता है ना वो फायदा में है। तो फायदा कैसे है, तो फायदा में कैसे रहता है, तो देखिए थोड़ा हम शॉर्ट आंसर समझा देते हैं। जल में ना ऑक्सीजन कम होता है और जल में सांस लेने के लिए बहुत तेज़ी से हमें सांस लेना पड़ता है और पावर भी ज़्यादा लगता है। लेकिन वहीं पे अगर जल की बाहर की बात करें, यानी स्थल पर या आसमान में कोई जीव रहता है, तो यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन एकदम भरपूर मात्रा में रहता है और आसानी से हम सांस ले पाते हैं। तो यहाँ पर इतना ना पावर नहीं लगाना पड़ता है सांस लेने में, बस यही फायदा है। बट आंसर के रूप में देखिए क्या है, जलीय जीव सांस लेने के लिए जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करता है, यानी जो जल में पानी में जो ऑक्सीजन घुला है उसी का उपयोग करता है। चूँकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में कम होती है, अतः जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की तुलना या अपेक्षा तेज होती है, यानी वो तेजी से सांस लेता है। जलीय जीवों को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए तेजी से बलपूर्वक सांस लेना पड़ता है, जबकि चूँकि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए स्थलीय जीवों को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए तेजी से बलपूर्वक सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और इस प्रकार से श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव लाभप्रद है, यानी जो जल में जीव नहीं रहता है वो फायदे में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर में है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न पथ क्या हैं। ये तो कन्फर्म है कि जितने भी जीव हैं उसमें अगर ऊर्जा की बात की जाए तो ऊर्जा उसको क्यों मिलता है, क्योंकि ग्लूकोज टूटता है और टूटने के बाद ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा जो बनता है उसी को वो ग्रहण कर लेता है। तो ग्लूकोज से तो ऊर्जा मिल रहा है, लेकिन कितने तरीके से वो ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा बना सकता है इसी के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है और यह श्वसन प्रक्रिया के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री के रूप में कार्य करता है। यह ऑक्सीजन की उपलब्ध मात्रा तथा जीव के प्रकार पर निर्भर करता है, यानी कि जीव जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा उसको ग्लूकोज बनाना पड़ेगा, उतना ज़्यादा ऊर्जा का जरूरत होगा, और जीव जितना छोटा होगा उसमें उतना कम ग्लूकोज बनेगा और कम ही ऊर्जा को उसको जरूरत ही पड़ेगा। जैसे एक हाथी को अधिक ऊर्जा चाहिए और एक चींटी को उसके अपेक्षा में कम ऊर्जा चाहिए, ठीक, तो वही है। फिर देखिए इसके बाद है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न पथ निम्नलिखित है, यानी कि हर एक जीव हर एक तरीका से ऊर्जा प्राप्त करता है। अब वो कैसे, तो देखिए हमारा पहला पॉइंट है, सभी जीवों में ग्लाइकोलिसिस होती है जिसमें ग्लूकोज पायरुवेट में बदलता है, जो 3 कार्बन वाला यौगिक है। यह प्रक्रिया जीव द्रव में होता है। तो देखिए ग्लूकोज को पायरुवेट में बदलने के लिए जो स्थान है वो स्थान कौन सा है, तो वो जीव द्रव है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आ भी सकता है। वैसे आगे भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो मेन पॉइंट को कवर करता है, ठीक। फिर देखिए हमारा दूसरा पॉइंट है, अवायवीय श्वसन, यानी अवायवीय बोले तो अनॉक्सी श्वसन, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। देखिए यह प्रक्रम वायु की अनुपस्थिति में होता है या किण्वन के समय ईस्ट में होता है, जिसके पश्चात पायरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। कुछ मात्रा में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। ऐसे में न कम ऊर्जा मिलता है, क्योंकि जो पायरुवेट है वो पूर्ण तरह से उसका रिएक्शन नहीं हो पाया,
वो जो है ऊर्जा में और कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं बदल पाया। तो इसलिए यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है इथेनॉल बन जाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, यानी इसका फॉर्म चेंज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कम ऊर्जा मिलता है। अब देखिए इसके बाद जो है ये क्या है, हमारा तीसरा पॉइंट है, जब हम व्यायाम करते हैं या दौड़ लगाते हैं, कब, दौड़ते समय या व्यायाम करते समय जो एक्सरसाइज होता है उस समय, तो मांसपेशियों में पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होता है तथा कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होता है। यहाँ पर भी यही पॉइंट है, यानी कि यहाँ भी पायरुवेट जो है पूर्ण रूप से अपना काम नहीं कर पाया, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कम ही रहता है, ठीक है, क्योंकि देखते हैं जब हम दौड़ते हैं या फिर व्यायाम करते हैं तो उस समय हकमते हैं, यानी ऑक्सीजन अंदर में कम होते रहता है, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है और इसके वजह से कम ऊर्जा मिलता है। फिर देखिए चौथा पॉइंट है, जब पायरुवेट का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में होता है, जब यानी भरपूर ऑक्सीजन रहता है, तो इससे CO2 तथा H2O बनता है तथा प्रचुर मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी ये हुआ कि जब ना पूछेगा कि सबसे अधिक ऊर्जा ग्लूकोज या फिर पायरुवेट कब बनाता है, तो जब उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में होता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तब वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा मुक्त करता है। और ये होता कहाँ है, ये कौन सा जगह है, तो ये वाला जगह है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। मतलब ये कि ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं तो खून को चाहिए ना ऑक्सीजन, ठीक है, तभी तो वहाँ पर पायरुवेट टूटेगा, ऊर्जा देगा। फिर उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो कैसे, ये सब अंदर किससे जाता है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे निकलता है, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को श्वसन कहते हैं। यह प्रक्रिया फेफड़ों द्वारा संपन्न की जाती है। फेफड़ों में सांस के द्वारा पहुंची हुई वायु में से हेमोग्लोबिन, जो क्या है, लाल रक्त कण है, हेमोग्लोबिन को ही RBC कहते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं। तो देखिए लाल रक्त कण है, ठीक है, ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचता है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर में ग्लूकोज के खंडित होकर ऊर्जा में बदलने पर बनता है, यह जल में अधिक विलय है और इसलिए यह ज़्यादातर शरीर के ऊतकों से हमारे रक्त प्लाज्मा में विलय अवस्था में फेफड़ों तक ले जाया जाता है, जहां यह रक्त से फेफड़ों के हवा में फैल जाता है और फिर इसे नाक के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यानी उसको खून पकड़ करके, ठीक है, प्लाज्मा बन करके, प्लाज्मा के साथ वो चले जाता है कहाँ, फेफड़ा में, और फेफड़ा में जैसे ही गया वो हवा में मिल गया और फिर उसको धक्का मारकर फेफड़ा से बाहर निकालता है। तो हम कहते हैं सांस को छोड़ रहा है। ऑक्सीजन लेना होता है तो सांस को ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना होता है तो सांस को छोड़ रहा है। ठीक, यही चीज़ है। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है। यानी कि हमें जब सांस लेने की आवश्यकता होती है तो हमें अधिक क्षेत्रफल की जरूरत पड़ती है, तो हमारा शरीर या फिर फेफड़ा ये काम कैसे करता है। ऐसा तो नहीं है कि उसका साइज बढ़ा करके कहूँ फाड़ चीर के निकाल दिया बाहर, क्षेत्रफल बढ़ गया, ऐसा नहीं है, उसका बनावट ऐसा होता है। तो कैसा होता है इसी को देखते हैं। मानव फुफ्फुस में वायु मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में बदल जाता है। मानव फुफ्फुस में अनेक गुपिकाएँ होती है। ये गुपिकाएँ एक बड़ा सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय होता है। यानी जब फूलेगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अंदर गया हवा, और अगर छोटा हो गया तो क्षेत्रफल घटेगा, तो जब क्षेत्रफल घटा तो हवा क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक, तो देखिए पिछला टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट होने के बाद ये देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा हमें प्रैक्टिस के लिए मिला है। तो देखिए मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य हैं। यानी कि जो कोई भी चीज़ है, जैसे कि अगर ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक है, और फिर बाहर आ रहा है, खाना जा रहा है बाहर आ रहा है, तो उसका सब जो क्या कहते हैं पोषक तत्व, ये सब सोख करके कैसे वो पहुंचाता है,
ये परिवहन होता कैसे, इसके बारे में पूछ रहा है। देखिए, मानव में वहन तंत्र के घटक हृदय, रुधिर, फुफ्फुस जिसको फेफड़ा कहते हैं, तथा रुधिर वाहिकाएं हैं। यानी रुधिर मतलब हुआ जो होता है ना, पाइप से गिर रहता है, नस कहते हैं इसको, वही चीज़ है। ठीक, अब देखिए हृदय, हृदय पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है। यानी जिसमें ऑक्सीजन मिल गया रक्त को, उसको पहुंचाता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों से भी ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है तथा ऑक्सीजनीकरण के लिए इस अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में भेजता है। तो इसका मतलब फेफड़ों में रक्त पहुंचाने का काम किसका होता है? हृदय का। ले जाने का काम हृदय का। ठीक, अब देखिए ये है फुफ्फुस, मतलब कि फेफड़ा का क्या काम होता है। तो हमारा फुफ्फुस हृदय से आए हुए CO2 युक्त रुधिर को सांस द्वारा ली हुई हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग कराकर ऑक्सीकृत कर हृदय में वापस कर देता है तथा रुधिर के ऑक्सीकरण के क्रम में निकले हुए कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के द्वारा बाहर निकाल देता है। तो ये कौन सा काम, ये जो काम है वो कौन करता है? ये फुफ्फुस करता है, यानी कि फेफड़ा। ऑक्सीजन को मिलाने का काम और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम फेफड़ा कर लेता है। अब इसके बाद है रुधिर। तो रुधिर क्या करता है? देखिए, रुधिर ऑक्सीजन, पोषक तत्वों, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट के परिवहन में मदद करता है। ये सब क्या करता है? परिवहन के लिए काम करता है। कौन? रुधिर। अब इसके बाद है रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाएं क्या होता है? देखिए, रुधिर वाहिकाएं जिसको क्या कहते हैं? शिराएं, धमनियां तथा कोशिकाएं, ये सब में विभक्त होता है। ठीक है, हृदय से पूरे विभिन्न अंगों तक अथवा विभिन्न अंगों से हृदय तक रक्त पहुंचाते हैं। इसमें मदद कौन करता है? तो ये सब मदद करता है, शिरा, धमनी, कोशिका, ये सब। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब 2 नंबर क्वेश्चन है, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है? यानी कि जिसमें ऑक्सीजन है वो, जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है वो, दोनों को अलग अलग क्यों करना पड़ता है? तो देखिए, शरीर में ऑक्सीजन की दक्षतापूर्ण आपूर्ति के लिए ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना आवश्यक है। स्तनधारी तथा पक्षियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो ग्लूकोज के खंडित होने पर प्राप्त होती है। ग्लूकोज के खंडन के लिए शुद्ध ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अतः ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रक्त को अलग करके ही शरीर को इतनी मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध कराई जा सकती है। यानी ये जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है वो अधिक ऊर्जा देता है, जिसमें कम मिला हुआ है वो कम ऊर्जा देता है, यानी है ही नहीं वो कम ऊर्जा देता है, और दोनों मिलाकर के ऊर्जा पूरा जब मिल जाता है तो फिर शरीर हमारा काम कर पाता है। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं? यानी कि जो पेड़ पौधा होता है ना, उसमें नीचे ऊपर जाने का काम, चाहे पानी हो, ऊर्जा हो, कुछ भी हो, ये कौन करता है? किसके हेल्प से ये होता है? उच्च संगठित पादपों में उत्तकों के संचालन के लिए अलग अलग प्रकार के 2 उत्तक होते हैं। यानी पेड़ पौधे के बारे में बात कर रहा है, इंसान के बारे में नहीं। देखिए, जाइलम तथा फ्लोएम, ये 2 प्रकार के उत्तक हो गए। जाइलम, यह मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। ये काम कौन कर दिया? जाइलम। इसके बाद आता है फ्लोएम। तो देखिए, पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं। यह इन उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है, यानी सभी भाग में पहुंचा देता है। कौन? फ्लोएम। अब देखिए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? ये तो समझ गए कि जाइलम करता है, फ्लोएम करता है, लेकिन होता कैसे है इसको पूछ रहा है। देखिए, पादपों के पूरे भाग में एक विशेष प्रकार के उत्तक जिसे जाइलम कहा जाता है का जाल फैला होता है। यानी जाइलम जो है ना, पौधे के हर एक भाग में, पूरे भाग में रहता है। फिर देखिए, मिट्टी से पत्तियों तक जल और खनिज लवण जाइलम कोशिकाओं के माध्यम से ले जाया जाता है। जाइलम उत्तक जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन कोशिका का एक जाल बनाती है जो पादप के सभी भागों से जुड़ा होता है। जल बिना रुके जड़ के जाइलम में जाता है और जल स्तंभ का निर्माण करता है।
जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। इस प्रकार जल में घुले खनिज लवण का वहन जाइलम उत्तक के द्वारा किया जाता है। जल हो गया, खनिज लवण, ये दोनों पहुंचाने का काम जाइलम करता है। और वो कैसे करता है वो इसमें आपको बता ही दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। पिछले क्वेश्चन में जल और खनिज लवण का देख लिए, इसमें भोजन का पूछ रहा है। तो भोजन का स्थानांतरण करता कौन है, फ्लोएम करता है। उसी का काम कैसे होता है इसके बारे में पूछ रहा है। देखिए पादप के पूरे भाग में एक विशेष प्रकार का उत्तक जिसे फ्लोएम कहा जाता है का जाल फैला होता है। ये भी पूरे शरीर में होता है पौधा का। ठीक, पादप में पत्तियों से विभिन्न भागों में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा होता है। फ्लोएम में वहन आवश्यकता के अनुसार दोनों दिशाओं में होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण एटीपी से प्राप्त ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। यह उत्तक का परासरण दाब बढ़ा देता है जिससे कि भोजन का स्थानांतरण उच्च दाब से कम दाब की ओर होता है। ठीक, यानी कि यहाँ पर एक चीज देखिए, ये जो है ना दोनों दिशा में होता है। किधर गया, ये जो फ्लोएम है वो दोनों दिशा में खाना पहुंचाता है पौधे को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जल जो है ना, जल का दिशा सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर होता है, लेकिन जो खाना का दिशा है यानी कि जो फ्लोएम का काम है वो ऊपर भी करता है नीचे भी पहुंचाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट, मतलब पिछला टॉपिक कंप्लीट हो गया था। अब यहाँ पे अगला टॉपिक का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। जब कंप्लीट होता है ना तब ये क्वेश्चन मिलता है हमें। देखिए विरिकक अणु यानी विरिकक का अणु यानी विरिकक की बोले तो किडनी, उसके अंदर में जितने भी स्ट्रक्चर है उसके बारे में पूछ रहा है। तो विरिकक अणु की रचना तथा क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। यानी विरिकक बनता कैसे है, उन्हें उसके अंदर में कैसा बना होता है इसके बारे में पूछ रहा है और वो काम कैसे करता है। तो देखिए प्रत्येक विरिकक में ऐसे अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिन्हें विरिकक अणु कहते हैं, जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं। अब इसका रचना कहता है, रचना कैसे है। तो विरिकक अणु गुर्दे के अंदर स्थित नली जैसी रचना या नली जैसी संरचना में मौजूद होती है। यह कोशिका गुच्छा, बोमन संपुट तथा एक लंबी नलिका से बनी होती है। तो ऐसा स्ट्रक्चर किसका है, विरिकक अणु का। ठीक, अब इसके बाद देखिए इसका काम क्या है, यानी विरिकक अणु की क्रिया विधि, यानी इसका काम क्या है। देखिए गुर्दे में रक्त गुर्दे की धमनी के माध्यम से प्रवेश करता है, जिसकी शाखाएं कोशिकाओं में कोशिका गुच्छ से जुड़ी होती है। विरिकक के बोमन संपुट में जल और विलायक को स्थानांतरित किया जाता है। प्रारंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं तथा अवांछित कण मूत्र में जड़ जाते हैं। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होती है, इन पदार्थों का चयनित पुनर्अवशोषण हो जाता है। प्रत्येक विरिकक में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है, जो विरिकक को मूत्राशय से जोड़ती है। मूत्राशय में मूत्र तब तक भंडारित रहता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर न कर दे। तब तक मूत्र कहाँ रहेगा, मूत्राशय में बंद रहेगा। अब देखिए हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। यानी जो पेड़ पौधे होते हैं जब वो खाना पका लेते हैं, खाना पकाने के बाद खाना खा लेते हैं, फिर पूरा काम करने के बाद जो बच जाता है उसको निकालते कैसे हैं। ठीक है, यानी उसको खुद से मुक्त कैसे करते हैं इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए विधियां कौन कौन सा विधि है। तो देखिए पहला क्या है, पादप में प्रकाश संश्लेषण के क्रम में ऑक्सीजन एक उत्सर्जी उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ऑक्सीजन का उत्सर्जन पत्तियों में वर्तमान रंध्रों के द्वारा होता है, यानी जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं ना, उसी हिसाब से उसी मार्ग से वो ऑक्सीजन को निकाल भी देते हैं। ठीक, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है, पौधे में उपस्थित अतिरिक्त जल का उत्सर्जन वाष्पीकरण द्वारा होता है। अगर ज्यादा जल बच गया तो जल को क्या करेगा, वो भाप बनकर निकाल देगा। अब इसके बाद देखिए पादपों में धीरे धीरे बहुत सारी कोशिकाएं मृत हो जाती है जो उत्तक के रूप में रहती है,
इनका उत्सर्जी पदार्थों से छुटकारा पत्तियों आदि के क्षय के रूप में होता है। यानी कि अगर जैसे कोई छिलका छिल दिया, बाहर का चमड़ा वो निकल गया, तो ऐसे में कोशिका निकल गया मरा हुआ, या फिर कोई पत्ता है वो टूटकर गिर गया, तो ऐसे में मरा हुआ जो कोशिका है वो निकल जाता है बाहर। फिर इसके बाद है पादपों में कुछ अपशिष्ट पदार्थ का छुटकारा गोंद तथा रेजिन के माध्यम से होता है। देखते होंगे कहीं भी अगर मतलब देखेंगे कोई नहीं काट रहा है, ठीक है, ना उसको चींटी नुकसान किया ना इसको पक्षी नुकसान किया, फिर भी उसमें से ना गोंद यानी गम की तरह निकलते रहता है। तो वो जो है ना वो अपशिष्ट पदार्थ का मतलब उत्सर्जन कर रहा है, यानी उसको बाहर निकाल रहा है अपने शरीर से, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है पादप अपने कुछ अपशिष्ट पदार्थ आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं, यानी मृदा के माध्यम से भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ को निकाल देता है। अब चलिए नेक्स्ट देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। यानी मनुष्य में जो मूत्र बनता है उसको कैसे पता चलता है कि हाँ इतना ही मूत्र बनना है, ठीक है, इतना इस काम के लिए जल रखना है, तो ये सब ये निर्धारण कौन करता है। तो देखिए मनुष्य द्वारा ग्रहण किया गया पानी व शरीर द्वारा अवशोषण पर मूत्र की मात्रा निर्भर करता है, यानी कितना पानी पी रहा है और फिर कितना पानी मतलब शरीर जो है अवशोषण कर रहा है और जो बचता है कितना बचने वाला है, ठीक है, इस पर निर्भर करता है। क्योंकि देखते हैं ना कभी कभी ज़्यादा पानी पीने से ज़्यादा मूत्र आता है, हाँ, ठीक है। फिर देखिए आगे कम पानी पीने पर मूत्र की मात्रा कम होती है, कुछ हार्मोन्स इसे अपने नियंत्रण में रखते हैं। यूरिया तथा यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए भी जल की मात्रा बढ़ जाती है, अतः अधिक मूत्र उत्सर्जित होता है। इस प्रकार से मूत्र बनने की मात्रा का नियमन होता है, तो इसी हिसाब से कंट्रोल होता है। किसी किसी का देखते होंगे अनलिमिटेड होता रहता है मूत्र, तो इसके पीछे इन सब में गड़बड़ी होता है। तो इस तरह से हमारा आज का जो वीडियो है ये भी कंप्लीट होता है, और इसी के साथ में जो चैप्टर का यानी जो चैप्टर 6 है जैसे जैव प्रक्रम, इसका भी जो इंटरनल क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सारे क्वेश्चन अगर सही तरीके से समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।